हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। तो चलिए क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो एनी बेसेंट ने। ए ऑप्शन सही है। एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग आंदोलन को आरंभ किया था। और यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किनके नेतृत्व में? तो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने और 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और तिलक ने मराठा केसरी के माध्यम से जो है अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। यानी इनका जो पत्रिका था, बेसेंट की कौन कौन सा पत्रिका था? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, याद रखना है। और तिलक का मराठा केसरी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है। बताइए किस आंदोलन से संबंध रही है? तो गृह शासन आंदोलन से। एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन आंदोलन से संबंध थी। भारत में होम रूल की स्थापना की जो योजना था, मूलतः एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो कौन सा आंदोलन था? तो होम रूल आंदोलन। बी ऑप्शन आपका सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. ऑलकॉट का। डी ऑप्शन आपका सही है। टी.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध थे। यानी इनका संबंध जो था थियोसॉफिकल सोसाइटी से था, न कि होम रूल लीग से। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को जो है प्रारंभ किया। और एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, ये एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? वो था सी.आर. दास। यानी ए ऑप्शन आपका सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक जो है प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। ए ऑप्शन सही है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी थी, जिस पर कांग्रेस बहुत साल तक टिकी भी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया उस ट्रेन को, और कुछ ने होम रूल स्पेशल का नाम दिया। बेसेंट के जो लीग था, इसके संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेला ने लीग को हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। लखनऊ अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की जो है बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 8 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का जो है घोतक था। क्योंकि इसलिए आरंभ चरण का जो है घोतक माना जा सकता है क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। तो ए ऑप्शन इसका सही है। होम रूल आंदोलन जो है, इनके दोनों नेता तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का जो अर्थ था करीब करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन जो है और प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, इनका जो था व्यू था। जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा और मतलब प्रांत अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, अन्यथा मतलब इसके जैसे कह सकते हैं कि जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में था। इस प्रकार होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का जो है आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के समक्ष स्वशासन की एक नई ठोस और जो है नई और ठोस योजना जो है प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, सॉरी 9 नंबर देखना है, 8 के बाद 9 है।
9 में पूछा गया है कि तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग में जो है विलय हुआ था। होम रूल लीग जो है दोनों का, एनी बेसेंट और तिलक का विलय हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1918 में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। भारत में होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में आरंभ किया गया था। अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग को जो है गठन की घोषणा कर दी गई और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की जो है स्थापना की। 1918 में दोनों लीग जो है एक में मिल गए, यानी इनका विलय हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? जो असत्य है कि तिलक और बेसेंट के मतभेद के उपरांत दोनों लीग जो है बनी रही, तो डी आपका जो है असत्य, यानी डी ऑप्शन सही है। देखिए, होम रूल लीग की स्थापना करने का जो संबंध में योजना था वो श्रीमती एनी बेसेंट का योजना था, इन्होंने बनाया था। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ और इस पत्रिका ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को जो है अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण के लिए 2 पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई। दोनों लीगों को जो है एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं, यानी दोनों लीग जो है एक दूसरे के पूरक थी। और अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की जो है स्थापना और उसके बाद जो है 5 माह बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। मतलब तिलक की लीग जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी, बंबई को छोड़कर। याद रखना है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार, इनके 6 शाखाओं तक जो तिलक का लीग था सीमित था, जबकि अन्य हिस्सों में एनी बेसेंट का जो लीग था वो फैला हुआ था। यानी एनी बेसेंट का जो लीग था वो तिलक से कहीं ज्यादा विस्तृत था। बेसेंट की लीग का जो संगठन था वो बहुत ढीला था, कोई भी 3 व्यक्ति जो है कहीं भी इस शाखा को खोल सकता था, जबकि तिलक की जो लीग था इसका संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं में जो काम थे और कार्य क्षेत्र थे निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय जो है नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि उनके यानी तिलक के कुछ समर्थक जो है मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे कुछ समर्थक जो है उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। तो इस तरह से जो है आपका तिलक और एनी बेसेंट के जो मतभेद थे नहीं थे, इन दोनों के बीच कभी मतभेद नहीं था, यानी जो स्पष्ट विकल्प है डी आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट, इसका ए ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, एनी बेसेंट, इसमें बताना है कि इनके बारे में 3 स्टेटमेंट है, कौन कथन सही है? तो देखिए, इसमें जो आपका सही है वो है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए ये उत्तरदायी थी, यानी ये आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और साथ में जो तीसरा स्टेटमेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, तो आपका सी ऑप्शन सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी, बल्कि ये इससे जुड़ी थी लेकिन संस्थापिका नहीं थी। इसके बारे में 2-4 लाइनें पहले देख लेते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रही। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में जो है होम रूल लीग की स्थापना किया था। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी दिसंबर 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है चुना गया था। यानी ये दिसंबर 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम वोलावेस्की और कर्नल अलकाट ने की थी। एनी बेसेंट जो है 1889 में इसकी सदस्य बनी थी। इस तरह से जो है पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो चलिए इस टॉपिक को भी कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन लॉन्ग टॉपिक है, तो आपको बोर नहीं होना है। अगर कहीं भी बोरियत आपको फील हो तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए फ्रेश हो जाइएगा।
पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, करमचंद गांधी दीवान थे, कहां कहां के दीवान थे? तो पोरबंदर के, राजकोट के और बीकानेर, ये तीनों जगहों के जो थे दीवान थे, यानी उपयुक्त सभी राज्यों के। डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन, अच्छा इसके बारे में एक लाइन इंपॉर्टेंट है। करमचंद गांधी जो है ये गांधी जी के पिता थे और इनका उपनाम जो था वो कावा गांधी था, याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो देखिए इसमें जो चार स्टेटमेंट है कि 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने जो है इन घटनाओं ने प्रभावित किया था, तो ये भी सही है। चीन के बक्सर आंदोलन ने भी प्रभावित किया, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलनों ने, और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो ये जो चारों है आपका सही है, इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को जो है महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन और रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। और 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। जापान ने 1905 में राजशाही रूस को जो है हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या का जो है भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति जो है कभी मतलब कि अजय नहीं है, यानी पराजित नहीं होती है, यानी ये अजय हैं, ये लोग अजय हैं, ये भ्रम को जो है समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन, डी ऑप्शन सही है। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार वो जेल की भी यात्रा की है। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला जो गुजराती, हिंदी और तमिल अंग्रेजी में जो है प्रकाशित होता था। 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की इन्होंने जो है स्थापना की। फिनिक्स फॉर्म क्या मतलब कहां पे है? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। 4 नंबर का जो ऑप्शन सी होगा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एम के गांधी समर्थक थे, बताइए। तो ये दार्शनिक अराजकतावाद के जो है ये समर्थक थे, डी ऑप्शन सही है। गांधी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय जो है व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया और मार्क्स की तरह गांधी भी जो है राज को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया, यानी इनको इससे कभी घिन्न नहीं हुआ। उनका मानना था कि आदर्श अहिंसक राज की संकल्पना के तहत हर व्यक्ति में स्वशासन की भावना होगी और उस स्थिति में व्यक्ति पर जो है कानूनों को लागू करने के लिए राज की आवश्यकता नहीं होगी। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी के राम राज के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य एवं अहिंसा, बी ऑप्शन सही है। सत्य और अहिंसा गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया। कुछ लोगों का विश्वास है कि गांधी की सत्यप्रियता हिंदू धर्म से और अहिंसा बौद्ध, जैन और ईसाई मत से प्रभावित थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधी की दृष्टि में अहिंसा का जो अर्थ है वो क्या है? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ए ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों को कहने का मतलब महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को जो है अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्यग्रही का अनिवार्य कर्तव्य जो है वह यह है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? इसमें 4 स्टेटमेंट है। देखिए इसमें जो कथन मतलब कि निम्न से कौन सा सही है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये गांधी के संदर्भ में जो कथन है स्टेटमेंट जो है वो सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बारे में 2-4 लाइनें देख लेते हैं। सिद्धांत रूप में गांधी जी का राज के अस्तित्व विरुद्ध होने के कारण उन्हें जो है
दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में वे राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके, इसीलिए समाज में राज और राजकीय शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ उनका विचार था कि राज का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। इस प्रकार गांधी के राज संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टि से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्तियों के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे और वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ जो है वो है सर्वोदय। तो याद रखना है, इनका जो समाजवाद का अर्थ था सर्वोदय था। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद का भी जो है झलक मिलता है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से इसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए और प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार जो है पारिश्रमिक भी दिया जाए। गांधी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज की सत्ता नहीं मानते थे और गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवाद और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किससे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? वो है हड़ताल का। डी ऑप्शन सही है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को जो है सबसे अंतिम स्थान दिया गया है, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और इसे उन्होंने अग्नि बाण भी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें 4 स्टेटमेंट है, बताना है कि आपको कौन सा सत्य नहीं है। देखिए पहला है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। तो देखिए पहला ही जो है आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इनका ये उद्देश्य नहीं था, कभी नहीं रहा। तो ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही को जो है अपने ऊपर कष्ट झेलकर करना होता है, यानी करना पड़ता है, और शेष विकल्प जो है गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, क्या है? तो देखिए इसमें जो है गरीबी की अस्थायित्व जो है ये हिंसा का क्रूरतम रूप है, माना जा सकता है। ये ऑप्शन सही है। गांधी जी के अनुसार आर्थिक समानता अहिंसा स्वतंत्रता की असली चाबी है। शासन की अहिंसा प्रणाली कायम करना तब तक संभव नहीं है जब तक अमीरों और करोड़ों भूखे लोगों को जो है बीच जो है खाई बनी रहेगी। यानी अमीर और भूखे लोग हैं, इनके बीच जो खाई है तब तक, कहने का मतलब कि अहिंसा प्रणाली कायम रहेगा जब तक यह संभव नहीं हो जाता कि अमीर और भूखे लोगों के बीच की जो खाई बनी है उसको समाप्त न कर दिया जाए। यानी गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व जो है हिंसा का क्रूरतम रूप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है? तो इन्होंने आत्म नियंत्रण को जो है तरीका बताया था परिवार नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे हैं? तो भारत जो है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में जो है इन्होंने वापसी की, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बारे में 2-4 लाइनें देख लेते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत लौटते हैं। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो दक्षिण अफ्रीका में वो लगभग जो है 21 वर्ष रहे हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। और मतलब ये जो गांधी जी है लगभग अफ्रीका में
21 वर्ष रहे हैं। और गांधी जी 24 वर्ष की आयु में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे। 15 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पे गांधी को जो है ट्रेन से फेंका गया था? तो पिट मारिट्सबर्ग, बी ऑप्शन आपका सही है। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को जो है नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें जो है सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उन्हें पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पे जो है ट्रेन से फेंक दिया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, एम के गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में जिस एक में भाग लिया था वो था आपका कलकत्ता अधिवेशन 1901, बी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था और इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी और गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में जो है 1901 में भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने बंबई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के जो है बाहर स्थित है। तो बताइए साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, किस नगर के? तो अहमदाबाद, बी ऑप्शन आपका सही है। महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में जो है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। याद रखना है कहां पे है यह आश्रम जो है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा के दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? सत्याग्रह आश्रम। क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? वो है आपका फिनिक्स, बी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी ने फिनिक्स यानी डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम की स्थापना किया और फिनिक्स आश्रम को जो है 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी का जो है सबसे पुराना आश्रम था, यानी इनके द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था, पुराना आश्रम था। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहां जो है अपनाया था? बताइए। तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम द्वारा जो है खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचायक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की और बीमार और दुखियों की इन्होंने जो है सेवा करना आरंभ कर दिया। यहां पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी और स्वैच्छिक सेवाएं भी जो है प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल और सेवा का भी कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर में पूछा गया, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सेम क्वेश्चन है, ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में भी जिक्र किया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बाउंडरों में नहीं हो सकता है। मतलब वो साध और साधना दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। 22 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का जो तात्पर्य था वो क्या था? तो जन कल्याण के लिए सक्रियता, बी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए जो है सक्रिय करना। 23 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया निम्न में से कौन सी विशेषताएं उसमें नहीं है? इसमें जो है सत्ता, डी ऑप्शन जो है इसमें इसकी विशेषताएं नहीं है। गांधी ने राजनीति को जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें जो था नैतिकता, धर्म
और मानवता का समावेश। लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, यानी स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करने का इनका जो था विचार था। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को जो है गढ़ा? बताइए। तो महात्मा गांधी, बी ऑप्शन सही है। और इनके बारे में दो चार लाइन है। महात्मा गांधी के भतीजे मगनलाल गांधी द्वारा जो है सदाग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कृत भी किया गया था। सदाग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृष्टा से लिया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी इसको जो है बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार करके इसे सत्याग्रह शब्द से जो है स्थानांतरित कर दिया, यानी सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित कर दिया। स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रही जिसने किया था, क्या मतलब कि क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। डी ऑप्शन सही है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण यानी बिहार से सत्याग्रह जो है आरंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जो है माने जाते हैं यानी जाने जाते हैं? तो इनका मोहनदास जो करमचंद गांधी है सर्वाधिक जिसके लिए जाने जाते हैं वो है, अब बताइए। देखिए इसमें जो है आपका ये ऑप्शन सही है। गांधी जी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जो है विख्यात थे। और इसके बारे में दो चार लाइन है। गांधी जी द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पे सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना कि दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, और बी है जो है यानी महात्मा गांधी, और सी जो ऑप्शन है वैसे महात्मा गांधी आपका सही जवाब है। सी है चित्तरंजन दास और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो बी ऑप्शन आपका सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा जो है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण जो है देशी वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में जो है काफी प्रोत्साहन मिला, काफी उत्पादन भी बढ़ा। 29 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं को जो है आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला बताइए क्या कालक्रम था उनका, यानी पहला कालक्रम के अनुसार कौन सा घटना घटित हुई थी? तो देखिए इसमें आपका जो है पहला चंपारण सबसे पहला इनका आंदोलन, इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। बी ऑप्शन आपका सही है। और इस तरह से देख सकते हैं चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 यानी फरवरी मार्च के बीच, और खेड़ा 22 मार्च 1918 और असहयोग आंदोलन 1920-22 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर। 30 में जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो बताइए। पहला, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। दूसरा स्टेटमेंट है कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तीसरा है उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। और चौथा स्टेटमेंट है वे रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट से जो है सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो देखिए 30 का जो है आपका चारों सही है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मतलब मोहनदास जो करमचंद गांधी है इनका जन्म यानी महात्मा गांधी का फुल नाम जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है राजकोट में हुई थी।
महात्मा गांधी की जो अल्प आयु जो था 13 वर्ष था, और इस अल्प आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ उनका जो है विवाह हुआ। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से जो है बैरिस्टरी का प्रशिक्षण लिया, और महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से जो है सर्वाधिक प्रभावित थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को जो है बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसका महात्मा गांधी ने मतलब महात्मा गांधी को बदल डाला, तो बताइए। तो इसमें जो ये संदेश था इस पुस्तक में जो महात्मा गांधी के जीवन को ही परिवर्तित कर दिया, वो था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। बी ऑप्शन आपका सही है। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की जो पुस्तक है ऑन टू द लास्ट, इसको पढ़ा था। गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को जो है परिवर्तित कर दिया। गांधी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी के आधार पर गांधी ने सर्वोदय द वेलफेयर ऑफ ऑल की जो है अवधारणा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही? बताइए किससे प्रभावित रही? तो रस्किन से, थोरो से और टॉल्स्टॉय से, यानी डी आपका ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। ए ऑप्शन आपका सही है। स्वदेशी आंदोलन से संबंध ये नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। शेष तीनों आंदोलनों को जो है गांधी जी का नेतृत्व प्रदान मतलब प्राप्त था, यानी इन्होंने प्रदान किया था अपना नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने जो है नहीं किया था, यानी किन सत्याग्रह का जो है नेतृत्व महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें जो है आपका बारदौली सत्याग्रह महात्मा गांधी से नहीं मतलब इन्होंने इसका नेतृत्व नहीं किया था। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये 1928 में हुआ था। और गांधी जी ने देखिए खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो याद रखिएगा किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें जो आपका सही है वो ये है कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, और असहयोग आंदोलन इन्होंने शुरू किया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया। तो उपयुक्त सभी होगा आपका, डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसके लिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। तो आपका उपयुक्त विकल्प डी ऑप्शन सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते समय गांधी जी को संबोधित किया। गांधी जी की स्वाधीनता की आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। और 37 नंबर जो है क्वेश्चन, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया है, बताइए कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ये ऑप्शन आपका सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर जो है संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन आपका सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नोआखाली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये इनके सचिव नोआखाली काल में प्यारेलाल थे। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 40। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वायकोम सत्याग्रह में। सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी ने स्वयं किया था।
राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। 41 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का जो प्रथम आगमन है 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन सही है। और इनके बारे में 2-4 लाइन देख लेते हैं। गांधी जी के प्रश्नगत अनुयायियों में राजेंद्र प्रसाद पेशे से एक शिक्षक थे। इन्होंने मुजफ्फरपुर के भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में आगे चलकर और प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कलकत्ता में कानून की पढ़ाई की और इस दौरान कलकत्ता सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के ये प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किए थे। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न उद्योगपतियों में कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए? तो ऑप्शन आपका होगा जमनालाल बजाज। बी ऑप्शन आपका सही है। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे और वे 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। तो 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए और पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल गए। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। उपयुक्त जो विवरण है किसके बारे में है? तो जमनालाल बजाज के बारे में है। सी ऑप्शन आपका सही है। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी, सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। जमनालाल बजाज का जो जन्म है 1889 में जयपुर में हुआ था। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। 1915 ईस्वी में गांधी जी के संपर्क में आए और जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। आप कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे और ग्रामीण उद्योगों तथा हथकरघा वस्त्र के विकास में इनकी गहन रुचि थी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने बहुमूल्य कार्य किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 45 है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। सी ऑप्शन सही है। चार्ल्स एंड्रूज यानी दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था। वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में भी गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यरवदा जेल को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। यरवदा कारागार ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में यहाँ पे भेजा गया था। यहां से गांधी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी किसके सदस्य थे या नहीं थे? बताइए। तो ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 में है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये बात कहा था जवाहरलाल नेहरू ने इनके मृत्यु पे, यानी इसका स्टेटमेंट का जो श्रेय है जवाहरलाल नेहरू को जाता है।
30 जनवरी 1948 को एक हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही जो है अंधकार है, और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिसे हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। 49 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने। सी ऑप्शन आपका सही है। और 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर जो है खुले कान पर मुंह बंद करके जीवन मतलब कि वो साल जो है व्यतीत करे? ये बात कही थी गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कि आप जो है खुले कान रखें पर मुंह बंद करके रखें। और इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व एक वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? बताइए। तो देखिए इसमें आपका ए जो है एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, और सी जो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो यही आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक वर्ष तक भारत का भ्रमण करने का जो है भारत भ्रमण करने का मतलब आदेश दिया, यानी कहा कि एक वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति को जो है देखिए उससे अवगत होना उनके लिए जो है ये सलाह दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, या भारत की एक साल तक जो है भ्रमण करिए, उसकी वास्तविक स्थिति को देखिए, उससे अवगत होइए। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें मतलब कहीं भी जो सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। यह गलत साधन हमें कहीं भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते, यह कथन है M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 53, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से भी कभी सही नहीं हो सकता है? M.K. गांधी का यह स्टेटमेंट है। और इनके बारे में 2-4 लाइन है। महात्मा गांधी राजनीतिक में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति जो है राज को गर्त में मिला सकती है। वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए गांधी जी के बारे में यह कहा जाता है कि वो राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ। 54 जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया, बताइए किसके विरुद्ध आरंभ किया था? तो मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। सी ऑप्शन आपका सही है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है 1917 में चंपारण में किया था, और उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग जो है उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की जो कॉटन मिल है इनके औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया था। तो प्रश्नगत जो उत्तर है दिए गए विकल्प में आपका चंपारण का नाम जो है न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का जो है प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जा सकता है। अहमदाबाद में मिल मालिक और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर जो है विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल भी थी, इसके बाद मिल मालिक इस मामले में मतलब मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें जो है बोनस देना पड़ा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद की मिल हड़ताल में। नेक्स्ट हमारा 56, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? तो वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी ने अपना जो जन भाषण है पहली बार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। 57 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने के अभियान कहां से जो है आरंभ किए थे? तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन सही नहीं है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के यानी 3/20 भाग यानी 3 कट्ठा जो है इस पे नील की खेती हेतु जो है अंग्रेजों द्वारा बाध किया जाता था, और इसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने वाले जो करने पे जो है अंग्रेज जो थे
किसानों पे अत्याचार करते थे और इसका अतिरिक्त किसानों पे लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से जो है मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल ने मतलब शुक्ल के साथ जो है गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण आ गए। किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के लिए जो है सत्याग्रह आरंभ हुआ और जुलाई 1917 के चंपारण एग्रियन कमेटी का जो है गठन किया गया। गांधी भी इसके सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदक पर जो है तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों से जो है अवैध रूप से वसूल किए गए धन का जो 25% है वापस कर दिया गया। 1919 में चंपारण एग्रेरियन अधिनियम पारित किया गया जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने। डी ऑप्शन आपका सही है। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में जो है मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रयोग जो प्रकोप था खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों की जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से जो है अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए और मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने जो है इसकी बात मान ली, यानी गांधी जी की जो बात थी मान ली गई। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो है आपका, देखिए अहमदाबाद जो संघर्ष है ये गांधी जी का मतलब जो संघर्ष है वो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। ऊपर में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह जो है आरंभ किया गया था? बताइए। तो ये सूती मिल का मतलब कामगारों के लिए, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो है आपका मतलब दक्षिण अफ्रीका 1903। तो ए ऑप्शन आपका सही है। गांधी जी ने 1903 में जो है जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। दिए गए विकल्प में जो है अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं उन वर्ष के दौरान जो है गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। तो जो अन्य वर्ष दिए गए हैं वो आपका सही नहीं है। उस समय कहां पे थे? ये जो वर्ष दिए गए हैं ये जोहान्सबर्ग में थे। 62 नंबर जो क्वेश्चन है, गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है कौन सा एक सही नहीं है? तो गांधी जी की अर्थव्यवस्था के विषय में जो निम्न कथन है इसमें जो सही नहीं है वो आपका डी ऑप्शन सही है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि और वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए कि इन बातों के आधार पर कि जहां तक वे अमेरिका का संबंध है मैं फिर से इसको थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। कहने का मतलब था कि गांधी जी का जो विचार था कि प्रत्येक देश की जो अर्थव्यवस्था है वहां की जलवायु, भूमि और वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए और इन बातों के आधार पर जहां तक कि अमेरिका के संबंध है उन्होंने वहां के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था। तो विकल्प जो है ए, बी और सी का समर्थन गांधी जी ने किया था। बाकी जो आपका इसमें जो डी ऑप्शन है आपका सही जवाब है, यानी गलत है। वैसे उन्होंने इसका समर्थन जो है कहने का मतलब इसमें समर्थन का इन्हें इसका संबंध इसमें क्या था? यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है 63 है। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। बताइए। तो इसमें जो है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। डी ऑप्शन आपका सही है।
गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के घोषणा के विरोध करती है। सॉरी, सभी तरह के शोषण, घोषणा मैं बोल रहा हूं, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। तो गांधी जी की जो अर्थनीति थी सभी तरह के शोषण के विरुद्ध थी। इन्होंने सभी तरह के शोषण का विरोध किया, चाहे वह शोषण देश के भीतर के एक वर्ग के द्वारा हो या दूसरे वर्ग के द्वारा हो या बाहर से हो। गांधी जी इसके जो है इसको दूर करने के लिए ऐसे प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके, और इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी का जो है मानना था इससे गांधी का जो मानना था कि गरीबी और शोषितों का जो है आर्थिक और सामाजिक सुधार में मदद मिलेगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी का नवाचार का तात्पर्य है क्या है? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। डी ऑप्शन आपका सही है। और 65 पे कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी बताइए? तो इसमें सबसे घटना पहले जो हुई थी वो था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 60 इसके बारे में पहले देख लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में हुआ था। सविनय जो अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। देखिए जो आंदोलन है जिस समय हुआ था, ये डेट जो है आपको याद होना है क्योंकि मिलान के लिए पूछा जाता है, वैसे वन लाइन स्टेटमेंट में भी पूछ लिया जाता है तो इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन 1920 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर जो क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना इसका जो था तात्पर्य था। ये ऑप्शन सही है। 67 नंबर जो क्वेश्चन है, गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 68 है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए। तो डी ऑप्शन सही है। और 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर में क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। और 70 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में तिनकठिया का जो प्रथा था उसका तात्पर्य क्या था? तो देखिए इसमें था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ये ऑप्शन आपका सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, तिनकठिया कानून किस स्थान पे किसकी खेती से संबंधित है? तो ये चंपारण और नील की खेती से संबंधित है। तिनकठिया जो है ये कानून बिहार के चंपारण और नील की खेती से संबंधित है। चंपारण के किसानों से अंग्रेजों ने एक अनुबंध करा लिया जिसके तहत उन्होंने अपने खेतों के 3/20वें भाग पर जो है नील खेती करना अनिवार्य बना दिया था और इन्हें जो है तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच के लिए राजी किया था। दूसरा है, चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो इसमें जो आपका सही है केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला आपका जो है ए जो है सही नहीं है। महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच के लिए जो है राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था, न कि राजेंद्र प्रसाद ने। चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में जो लोग थे वो थे आचार्य जेबी कृपलानी, इनके साथ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण, इसके बाद राज किशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि लोग शामिल थे। 73 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण के संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। सी ऑप्शन सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? वह है राजकुमार शुक्ल। इसके बाद 75 नंबर है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण। बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेपी कृपलानी जो है इनके इस आंदोलन से संबंधित थी। और चंपारण आंदोलन 1917 जो है गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि लोग जो है सम्मिलित थे। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे।
76 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह जो है आरंभ किया था, कहां से, तो चंपारण में। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और इसके बारे में पहले इंपॉर्टेंट है तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं, 4-5 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में जो है ये गांधी जी जो है भारत लौट आते हैं। अपना प्रथम सफल, मतलब कि 1915 में जब ये लौटते हैं तो गांधी अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में मतलब पूरा करते हैं। यानी इनका जो पहला सफल सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह है, जो 1917 में संपन्न हुआ। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के लखनऊ में गांधी जी से जो है उन्होंने लखनऊ में भेंट किया और उन्हें चंपारण आने का आग्रह जो है किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया था। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से जो है छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिक ये जो थे किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से जो है मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी अबवाबों यानी करों की दरों को जो है मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इससे उत्पीड़न का विरोध जो है गांधी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यानी कि इस उत्पीड़न के लिए जो है शुक्ल ने, जो राजकुमार शुक्ल थे, गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया और इन्होंने मतलब कि जो सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू कर देते हैं और इसमें जो है इनको सफलता भी मिलता है। इस मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की। बागान मालिक अवैध वसूली का जो है 25% वापस करने पर राजी हो गए। 77 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जो है सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो चंपारण के सत्याग्रह में जो किसान आंदोलन था। और 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम जो है सत्याग्रह प्रारंभ किया था, तो बताइए। तो आपका सी ऑप्शन सही है, चंपारण ऑप्शन होगा और राइट आंसर होगा। 79 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है किया था, बताइए। तो चंपारण, ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद हमारा 80 नंबर जो क्वेश्चन है देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को जो है आमंत्रित किया था, तो आपको पता है सही जवाब है राजकुमार शुक्ल। ऊपर में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है हम लोगों ने। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है, यह किसानों से जुड़ा हुआ था, तो ये तो सही है वैसे। इसके बाद जो है इसे तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह भी सही है। जो सही नहीं है उसको आपको टिक करना है। और तीसरा यानी सी जो स्टेटमेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी का जो है सहयोग दिया था, यह भी सही है। डी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, तो ये आपका सही जवाब होगा। यानी स्टेटमेंट जो है गलत है, गलत स्टेटमेंट को ही आपको टिक करना था। 82 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, ठीक है। और इनके बारे में दो लाइन फिर से देख लेते हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। 1917 में चंपारण की नील खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचार के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह को जो है शुरू किया गया था। और इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी जो थे वो लोग थे राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी आदि। 83 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, तो एनजी रंगा ने। इसका बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 84 नंबर क्वेश्चन है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था, तो इसमें दो स्टेटमेंट है। पहला कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा है प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। इसमें जो है आपका पहला स्टेटमेंट सही है। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में कोई छूट नहीं दी। हो राजस्व की उगाही का जो स्थिति था यथावत वही बना रहा, उनका शोषण किया जाता रहा। और इस मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलाने और अकाल पड़ने के कारण किसानों को जो है
यानी जो प्लेग फैल गया था, फैलाने नहीं, प्लेग फैलने के कारण और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने के कारण जो है राज के प्रति असंतोष होने के परिणाम स्वरूप ये जो आंदोलन हुआ था, इसका उदय हुआ था। इस तरह से पहला जो कथन आपका सही है, जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका सही नहीं है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसान आंदोलन एवं किसान सभा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप लोग कमेंट इस समय बहुत कम करते हैं, कोई सवाल भी आप नहीं करते हैं। इसका मतलब देखिए आप जो भी डाउट में है या कोई भी आपको लगता है कि इस तरह से सुझाव देना चाहिए, इसमें कुछ और बेहतर करना, अगर आपके माइंड में कुछ है, कोई सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आपको जो है जो चीजें हैं अपडेट की जाती है, जो आपके लिए फायदे हैं। थैंक यू।